सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एनटी अभ्यास की इस क्वेश्चन सीरीज में, जिसके हम 13 सेशंस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके उन सारी वीडियोस को आप देख सकते हैं। देखिएगा जरूर, आपकी नीट 21 के एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज रहने वाली है। बाकी बात करते हैं आज की इस वीडियो की, जो कि हमारी 14th वीडियो है। हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में रहेगी। 20 क्वेश्चंस होंगे। आउट ऑफ 20 आपका स्कोर क्या रहता है, वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। उसके लिए आप सर्च कीजिएगा स्टडी स्किल सक्सेस, टेलीग्राम पर जाकर आपको चैनल मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो बातों को करते हैं समाप्त और शुरू करते हैं आज के हमारे इस सेशन को, और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। देन आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन मानव दांतों से संबंधित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ह्यूमन टीथ। वैसे तो ह्यूमन टीथ से ही संबंधित है, लेकिन वो एक जो बाकी तीन है ना, वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है दांतों का, लेकिन वो नहीं है। तो इजी होगा आप सभी के लिए, बताइएगा। इसमें अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है डेंटेलियम, ये हमारे दांतों का हिस्सा नहीं है। ठीक है, डेंटेलियम जो है वो दांतों का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें दंत इनेमल की, तो ये जो होता है वो हमारे दांतों की जो कठोर जो बाहर की सतह होती है उसकी एक परत होती है, जो कि दांतों को रोगों से बचाए रखती है। ठीक है, और वास्तव में अगर बात की जाए दंत इनेमल जो होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है, उसको हमारे शरीर का सबसे कठोर खनिज पदार्थ माना जाता है। और ये यहां तक बोला गया है कि अस्थि की तुलना में भी ज्यादा मजबूत होता है। कौन? अनेलम। और डेंटेलियम का भी एक प्रकार है मोलस्का। तो अगर मोलस्का भी दिया हुआ हो तो याद रखिएगा वो हमारे दांतों से संबंधित नहीं है। यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेंटेलियम। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न प्रकाश तीव्रता के लिए अनुकूलित पादपों में होता है। प्लांट्स एडेप्टिव टू लो लाइट इंटेंसिटी हैव। क्या होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। प्रकाशीय पादपों की तुलना में बड़ी प्रकाश संश्लेषक इकाई का आकार होता है, लार्ज फोटोसिंथेटिक यूनिट साइज देन द सन प्लांट्स। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है गाइस, चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से गलत कथन का पता लगाइए। तो गलत कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको आपको पता लगाना है कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कि डाइटम में कोशिका भित्ति दो पतली गैर अतिव्यापन कवच का निर्माण करती है, जो साबूदानी के रूप में एक साथ जुड़ी होती है। इन डाइटम्स the cell walls from two thin non-overlapping shells which fit together as in a soft box। तो डाइटम में कोशिका भित्ति जो है वो दो पतली सी ओवरलैपिंग शेल्स का निर्माण करती है, ना कि नॉन ओवरलैपिंग शेल्स। ठीक है, तो यहां पर ये सी जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गलत मिलान किए गए युग्म का चयन कीजिए। सेलेक्ट द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर्स। तो कौन सी पेयर इनकरेक्ट है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है प्यूरिन, नाइट्रोजनी क्षार, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, बिकॉज नाइट्रोजन क्षारक प्यूरिन जो द्विवलित यौगिक है, जिसमें कि एडेनिन और ग्वानिन शामिल होता है। इसके अलावा जो साइटोसिन है वो थाइमिन और यूरेसिल एकल वलित यौगिक है। ठीक है, जो कि पिरीमिडीन है, और इसमें प्यूरिन दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परागण की दर बढ़ाने और उच्च फसल उत्पाद की सुविधा के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयोगी है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ पॉलिनेशन एंड फैसिलिटेटिंग हायर क्रॉप यील्ड। एपीकल्चर, सेरिकल्चर, डेयरिंग या फिर फिशरीज।
तो इसकी अगर बात की जाए तो एपीकल्चर इसका बिल्कुल राइट होगा। एपीकल्चर किसे कहते हैं? तो मधुमक्खी पालन या फिर शहद हो गया या फिर मोम का जो उत्पादन होता है उसे ही हम एपीकल्चर बोलते हैं। रेशम कीट पालन से रेशम प्राप्त होता है, डेयरी से हमें मिल्क प्राप्त होता है और फिशरीज से हमें फिशेस प्राप्त होती हैं। ठीक है, इन सब के बारे में तो आपको जरूर पता होगा। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित 4 कथनें, आपको 4 स्टेटमेंट दी गई हैं ए से लेकर डी तक, आपको इनको पढ़ना है और इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को मैच करना है। करेक्ट मतलब बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है ए और बी, वो आपका बिल्कुल सही होगा। इसमें दिया गया है, नंबर ए में दिया गया है कि पहली परजीवी भैंस रोजी ने दूध का उत्पादन किया जो मानव अल्फा लैक्ट एल्बुनियम में से समर्थ था। तो पहली जो रोजी थी, वो रोजी तो नाम सही है लेकिन वो भैंस नहीं, वो गाय थी। ठीक है, वो बफेलो नहीं थी, वो काऊ थी। तो ए हमारा बिल्कुल इसके में रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर आपको ए का पता है तो बी और सी तो वैसे ही कट हो जाते हैं। अब जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कि प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग अन्य अणुओं से डीएनए में पृथक्करण में किया जाता है, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। पादप और प्राणी कोशिका के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? Which one of the following is incorrect in relation to the difference between plant and animal cells? गलत को आपको चूज करना है। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि एक प्राणी कोशिका में कोशिका विभाजन जो होता है वो तारकीय होता है, क्योंकि उनके पास तारक केंद्र होता है। ठीक है, एस्ट्रोल होता है, और तारकीय जो किरणें हैं वो उन्हीं से विकसित होती है। इसके अलावा पादप कोशिका में जो तारकीय किरणें हैं वो अनुपस्थित होती है, यानी कि नहीं होती, और इस प्रकार उनका विभाजन जो है वो अतारकीय होता है। तो इसमें उल्टा दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न। मैरी मेलोन का नाम किससे संबंधित है? बताइए। द नेम ऑफ मैरी मेलोन वाज एसोसिएटेड विद। तो वो क्या थी? वो एक ट्रांसमिशन ऑफ टाइफॉइड थी, यानी कि टाइफाइड के संचरण की थी। ठीक है, मैरी मेलोन का जो जन्म है वो 1869 को आयरलैंड में हुआ था। वैसे इतना नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको ये पूछना है कि ये याद रखना है कि मैरी मेलोन किससे संबंधित थी। तो उनका जो उपनाम था वो भी स्लामोनेला टाइफी रखा गया था। स्लामोनेला टाइफी रखा गया था इस प्रकार। क्यों? क्योंकि वो टाइफॉइड के संचरण थी, यानी कि द ट्रांसमिशन ऑफ टाइफॉइड थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। नृतक प्रकूट भाग लेते हैं, नॉनसेंस कोडॉन्स पार्टिसिपेट इन, तो किसमें भाग लेते हैं ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट होगा। जीन नियंत्रित प्रोटीन संश्लेषण के समापन संदेश में टर्मिनेटिंग मैसेजेस ऑफ जीन कंट्रोल्ड प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो 64 प्रकूट में से केवल 61 प्रकूट जो होते हैं वो एमिनो अम्ल को निर्दिष्ट करते हैं। ठीक है, बाकी के जो 3 हैं वो किसी भी एमिनो अम्ल को सार्थक नहीं करते हैं, जिन्हें कि निरर्थक प्रकूट कहा जाता है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस में आर क्यू हमेशा 1 से कम होगा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यू विल ऑलवेज बी लेस देन 1? पोटैटो, राइस, ग्राउंडनट या फिर मोर देन 1 ऑप्शन इज करेक्ट।
तो जो ग्राउंडनट होता है यानी कि मूंगफली, उसमें RQ मान जो होता है वो 1 से कम होता है। ठीक है, RQ होता क्या है, तो CO2 का जो आयतन होता है और उसका मुक्त जो O2 के आयतन के अनुपात को श्वसन गुणांक यानी कि RQ कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के संबंध में गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम? चलिए बताइए गाइस। तो जो फैल्सीस्पर्म है, सबसे पहले तो बात की जाए फैल्सीस्पर्म की, वो मलेरिया का सबसे गंभीर रूप है। मलेरिया जो होता है उसका सबसे गंभीर रूप होता है और इसके कारण कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है, डेथ भी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी, ये एक कृमि है, ये हेलमिंथ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्न में से किस अमल के संचय के परिणाम स्वरूप रंध्र जो है वो बंद हो जाते हैं? Accumulation of which one of the following acids results in the closure of stomata? मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, PEP या फिर ऑक्सैलेसिटिक एसिड? देखिए पंप सिद्धांत जो हो था ना, पंप सिद्धांत, उसके अनुसार बोला गया था कि रंध्र बंद होने के दौरान जो ABA रक्षक है वो कोशिका में ऊर्जा निर्भर जितने भी जो प्रोटॉन पंप हैं उनको बंद कर देते हैं। इस प्रकार कोशिका से बाहर विसरित होता है और अंदर प्रवेश करता है, जो मैलेट आयन है उसके साथ मिलकर मौलिक अम्ल का निर्माण करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो मौलिक एसिड हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिरा विन्यास एक पद है जिसका उपयोग किसकी व्यवस्था के प्रतिरूप के वर्णन के लिए किया जाता है? वेनेशन इज ए टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पंखुड़ियां, पुष्प, पटल में शिराएं और शिरिका, या फिर पुष्प में बाह्यदल, स्पेल्स ऑफ इन फ्लावर? तो पर्णपटल लमीना जो होती है उनमें शिरा और शिरिकाओं की जो व्यवस्था होती है उसको ही शिरा विन्यास कहा जाता है, यानी कि वेनेस एंड वेनिटल्स इन लेमिना। सी जो है बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि श्रवण में क्षति उस ध्वनि के कारण होती है जो अधिक होती है। कितनी अधिक होती है ये आपको बताना है। डैमेज ऑफ ईयरिंग इज कॉज्ड बाय साउंड विच एक्सीड्स 70 डेसिबल, 100 डेसिबल, 110 डेसिबल या फिर 120 डेसिबल? जो 100 डेसिबल होती है वो असहज हो जाती है, यानी कि उस ध्वनि को हम सह नहीं सकते। लेकिन जो 120 से भी ऊपर होती है, यानी कि 130 डेसिबल की जो ध्वनि होती है, 130 डेसिबल की, वो सबसे ज़्यादा दर्दनाक होती है। तो सी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए मैच दी कॉलम्स आया है, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है। आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चंस को करने की ट्राई कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूं, बाकी इस टाइप के क्वेश्चंस को जितना हो सके आपको खुद को करना है और इस क्वेश्चंस को करने के अलावा इन चारों क्वेश्चंस को आपको समझना भी है। चारों के चारों ऑप्शंस हैं जो है वो इनको आपको समझना भी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्रसिद्ध पवित्र उपवन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेल नॉन सेक्रेड ग्रोव ऑफ इंडिया? नेशनल जूलॉजिकल पार्क, इंडियो बर्मा एंड हिमालय, खासी एंड जैंतिया हिल्स या फिर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व? तो खासी और तथा जैंतिया की जो पहाड़ियां हैं वो भारत का एक प्रसिद्ध पवित्र उपवन है। ठीक है, और ये पाई कहाँ पर जाती है? तो मेघालय में पाई जाती है। ये आपको गलत युग्म का चेंज करना है, यानी कि इनकरेक्ट पेयर का
चूज करना है। तो इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में मादा विषम युग्म की टिड्डा, फीमेल हेट्रोगैमेटिक ग्रास्पर। तो टिड्डा जो होता है उसमें जो लिंग निर्धारण होते की क्रियाविधि जो होती है वो X0 तो नर प्रकार की होती है, जिसमें नर में एक अलिंग गुणसूत्र और एक एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। और मादा की अगर बात की जाए तो उसमें एक अलिंग गुणसूत्र और 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं। इस प्रकार से जो नर विषम युग्म की होता है, ये तो मादा युग्म की है। नर युग्म की जो होता है, नर विषम युग्म की जो होता है उसमें 2 प्रकार की युग्मक उत्पन्न करता है और मादा जो होती है वो सम युग्म की होती है। लेकिन इसमें क्या बोला गया है, मादा विषम युग्म की बोला गया है, तो यहां पर ये गलत हो जाएगा। चलिए, श्वसन की क्रियाविधि के दौरान जो वक्षीय कक्ष के आयतन को बढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन मदद करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द thoracic chamber during the mechanism of breathing? ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सो गाइज, ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन काफ़ी हद तक आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस आगे भी इस चैनल पर आप सभी को मिलने वाली है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बाकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टडी स्किल सक्सेस सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर, आपको चैनल मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।